बड़ी खबर अहम जानकारी बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य के बिगड़े बोल, रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है। मानस की चौपाई और दोहों पर आपत्ति जताई है। धर्म की आड़ में दलितों पिछड़ों का अपमान, रामचरितमानस में सब बकवास, किताब पर बैन लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बोल सामने आए हैं। उन्होंने रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करी है। उन्होंने कहा, मानस की चौपाई और दोहा धर्म की आड़ में दलितों और पिछड़ों का अपमान है, इसको बैन होना चाहिए। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उन्होंने कहा, मानस की चौपाई और दोहों पर हमें आपत्ति है, क्योंकि धर्म की आड़ में दलितों और पिछड़ों के अधिकारों का हनन करने का दावा भी उन्होंने किया है। साथ में यह भी कहा है कि रामचरितमानस पर बैन लगा होना चाहिए। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर है। जानकारी आपको बता रहे हैं, रामचरितमानस में सब बकवास है, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। रामचरितमानस पर टिप्पणी करी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने। कहा कि धर्म की आड़ में पिछड़ों और दलितों का अपमान हो रहा है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। रामचरितमानस में सब बकवास, किताब पर बैन लगा दो, ये कहना है स्वामी प्रसाद मौर्य का। धर्म की आड़ में दलितों पिछड़ों का अपमान किया जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बोल बोले। लोकसभा चुनाव के लिहाज से उत्तर प्रदेश देश की सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, कारण यहां से सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें आती हैं। इसलिए राजनीति में कहावत भी है कि यूपी से ही दिल्ली का सफर तय होता है, यानी कि जिसके पास यूपी में सबसे ज्यादा सीटें हों, उसका रास्ता प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने के लिए खुद बन जाता है। वर्तमान में बीजेपी के पास यूपी की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। यही वजह है कि बीजेपी का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर। पार्टी ने इस बार प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा भी किया है। आज से 7 माह पहले पूर्व जब हम लोगों ने मई 2022 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति के अवसर पर सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी कन्वेंशन सेंटर में हम सब मिले थे। उस समय हम लोग प्रदेश में नई सरकार के गठन के एक नए उत्साह के साथ एकत्र हुए थे, नए संकल्प के साथ आगे बढ़े थे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में देश की आबादी के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के उपरांत फिर से 2/3 बहुमत के साथ गठित हुई यह भारतीय जनता पार्टी जैसे दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं के उत्साह और उमंग को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ाने
और उसे प्रेरित करने का एक अवसर हम सबके सामने था। केंद्र ने तय किया कि 26 जनवरी तक सभी प्रदेशों को कार्य समिति की बैठक करनी है और उन कार्य समिति की बैठक में इसी एजेंडे पर चर्चा करनी है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में हम सब लोग एक सामूहिक यहाँ बैठे हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गोमती नदी की कलकर करती ध्वनि के बीच लक्ष्मणपुरी भाजपा के शंखनाद से ध्वनित है। शंखनाद की गूंजी ध्वनि के बीच आज में सभ्यता और संस्कृति रची बसी प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आप सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं। राम कृष्ण और शिष्य के त्रिकोण एवं गंगा यमुना के दोआब के मध्य में निर्मित उत्तर प्रदेश। अखिलेश लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी नेता जनेश्वर मिश्र की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से मुखातिब हुए थे। लखनऊ में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाजपा इस बार हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर हार जाए। जो पार्टी ये कहती हो कि हम बरसों सत्ता में रहेंगे, वो अब 400 दिन की बात कर रही है। अब तो 2 दिन और बीत गए हैं, यानी सिर्फ 398 दिन बचे हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी दिन गिनने लगी है, याद कीजिए दिल्ली में इनका नेतृत्व बैठा, उसने कहा कि अब 400 दिन बाकी हैं। और मैं आज कहना चाहता हूं, जब इनकी प्रदेश कार्यकारिणी बैठी है तो 398 डेज बचे हैं। इस प्रदेश की जनता ने इनका हाल और इनका काम देखा है। मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का 2022 अभी गया नहीं है। अगर 2022 चला गया होता तो आज किसान की आय दोगुनी होती। केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट पहुंचे लखनऊ। अजय भट्ट ने मंदिर में पूजा अर्चना करी। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी करी है। ये उनका कहना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी। मां के दर्शन करने के लिए पूरा विश्व तरसता है और उनकी कृपा पूरे संसार पर रहती है। जैसा आप जानते हैं, दयामयी मां है, आनंदमयी मां है। जितने भी भक्तगण हैं उनके संकटों को दूर करती हैं। पूरे देश के संकट। उसरी चट्टी कांड में नया मोड़ सामने आया है। इस गोलीकांड में मारे गए मनोज राय के पिता की तहरीर पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। जानकारी के मुताबिक मनोज के पिता शैलेंद्र कुमार राय ने सीएम डीजीपी लॉ एंड ऑर्डर को प्रार्थना पत्र देते हुए अपने बेटे मनोज की मौत के लिए मुख्तार अंसारी को आरोपी बताया, जिसके बाद शासन के आदेश पर मुख्तार अंसारी के खिलाफ मोहम्मदाबाद कोतवाली में 20 जनवरी को इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज की गई है। विभिन्न स्रोतों से, विशेष रूप से आईजीआरएस पे एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था वर्ष 2001 में उसरी चट्टी पर हुए घटनाक्रम के संबंध में, जिसकी जांच क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद को दी गई। प्रार्थना पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिसमें संज्ञेय अपराध का होना प्रथम दृष्टया पाया गया। उसी जांच के क्रम में थाना मोहम्मदाबाद पे हत्या की धारा में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है मुख्तार अंसारी और उसके 4 अन्य साथियों पे, जिसकी विवेचना प्रचलित है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ये शैलेंद्र कुमार राय हैं जो इस अभियोग के वादी हैं। उन्होंने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाए हैं अपने पुत्र की हत्या के संबंध में, जो प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उसी क्रम में जांच उपरांत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गौरव पथ पर इस बार कर्तव्य पथ पर भी दिखेगा यूपी का गौरव। जी हां, इसलिए हम ये कह रहे हैं क्योंकि यूपी की झांकी इस बार कर्तव्य पथ पर दिखाई देगी और झांकी का थीम रखा गया है वर्ल्ड फेमस अयोध्या का दीपोत्सव। हर साल दीपावली पर अयोध्या में नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं, जहां इस बार के अयोध्या में 17 लाख दिए जलाकर एक नया कीर्तिमान रचा गया और दुनिया ने उस कीर्तिमान को सराहा भी है, देखा भी है।
देश 74वां गणतंत्र दिवस आने वाले समय में मनाता हुआ नजर आएगा। उत्तर प्रदेश की झांकी में क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है, हम आपको दिखाते हैं। भगवान राम की थीम जो है यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी डायरेक्टर प्रभाष जी से हम बात करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। सर, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की झांकी में इस बार क्या कुछ खास जो उत्तर प्रदेश की झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है? दीपोत्सव को दर्शाया गया है। दीपोत्सव का नया रिकॉर्ड हर वर्ष कायम होता जा रहा है। इस वर्ष 2022 में 15 लाख से ऊपर दिए जलाए गए और 17 लाख से ऊपर दिए पूरे अयोध्या में जले। इसके माध्यम से समरस समाज की भावना को फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और ऋषिकुल परंपरा के राम के वंशज में ऋषि वशिष्ठ ऋषिकुल परंपरा के हैं जो कि ज्ञान के प्रतीक हैं और तमसो मां ज्योतिर्गमय जो कि ज्ञान और प्रकाश को फैलाने का प्रतीक है। उन दोनों को सजाया गया है। राम की पैड़ी पर अयोध्या के दीपों को चलाया जाता है। म्यूरल्स के माध्यम से बताया गया है। पीछे राम सीता पुष्पक विमान से आ रहे हैं और उनके स्वागत में लोग प्रजावासी और उनके परिजन खड़े हुए हैं। इसी तरह से हर झांकी में पूरे एक समरस समाज की भावना को दर्शाने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम आपको और दिखाने की कोशिश करते हैं बारीकी से कि किस तरीके से यहाँ पर अयोध्या की एक जो थीम है वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है और खासतौर पर ये तो तमाम कलाकार हैं वो यहाँ पर जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान श्री राम का जो एक दृश्य है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से अयोध्या जब भगवान श्री राम लौटते हुए नजर आए थे तो किस तरीके से जो परिवारजन है वो यहाँ पर जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आए थे। और पूरे अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से इस बार काफी गर्म मसला देखने को मिलता नजर आ राम मंदिर का, वो यहाँ पर सीधे तौर पर जो है दिखाने की कोशिश जो है की गई है। हमने देखा था कि पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह का भी बयान जो है इसको लेकर निकलकर सामने आया तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की झांकी की अगर हम बात करते हैं तो एक थीम जो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है वो धार्मिक थीम यहाँ पर देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। किस तरीके से धार्मिक पर्यटन को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है उसकी एक थीम देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और खासतौर पर आने वाले समय में जब भव्य मंदिर यहाँ पर सीधे तौर पर जब बनता हुआ नजर आएगा तो किस तरीके से जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आएंगी। वो जो है सीधे तौर पर अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो है झांकी है उसमें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। कैमरामैन राजा के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आईटी सेल की महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें प्रदेश भर के आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल हुए। आपको बता दें कि बैठक में सोशल मीडिया की नीतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। भाजपा प्रदेश आईटी सेल के प्रभारी शेखर वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की बैठक में आने वाले चुनावों को लेकर के भी चर्चा की गई। इस साल प्रदेश में निकाय चुनाव के भी प्रस्ताव हैं। मार्च में भाजपा सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है जिसको लेकर के चर्चा हो रही है। इस दौरान सरकार कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर निर्णय ले रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पर आधारित पार्टी है और जैसा हम सब जानते हैं कि दुनिया की आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। भारतीय जनता पार्टी की जो शक्ति है, जो हमारे चुनाव की जीत का आधार है, वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे बूथ लेवल तक सक्रिय कार्यकर्ता है। हर चुनाव में हमारा प्रयास रहता है और संगठन की तैयारी जब हम करते हैं कि हम सारे कार्यकर्ताओं का एक डेटा अपने पास एकत्रित करें, लेकिन कार्यकर्ता बदलते रहते हैं, धीरे धीरे नए आगे बढ़ते रहते हैं, संगठन में परिवर्तन होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से फिर डेटा भी प्रबंधन हमें बार बार करना पड़ता है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हल्द्वानी पहुंचे जहां पर उन्होंने समाजवादी संस्थापक नेता जनेश्वर मिश्र की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और कहा स्वर्गीय मिश्र सच्चे समाजवादी नेता थे। इस दौरान अखिलेश भाजपा पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि भाजपा उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की सत्ता में आई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से ही पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। साथ ही अखिलेश ने इस दौरान उत्तराखंड में पेपर लीक घोटाले और जोशीमठ आपदा को लेकर के भी राज्य सरकार पर हमला बोला है। इस दौरान अखिलेश यादव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता योगेश शर्मा ने। देखिए, अखिलेश यादव हमारे साथ हैं। सर, लगातार आप पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। यूपी में एक युवा जोश आपके साथ लगातार दिख रहा है। 2024 को लेकर किस तरह की रणनीति है? देखिए, यूपी का जनता मन बना चुकी है कि बहुत भरोसा किया बीजेपी पर
2 बार उत्तर प्रदेश की सरकार को मौका दिया, 2 बार दिल्ली की सरकार को मौका दिया, और यूपी के बिना दिल्ली में सरकार बीजेपी की नहीं बनती। लेकिन जिस तरह का उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा मिला है, आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, न्याय मिल नहीं रहा है, और कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। जो किसान जिसका धान का, गेहूं का, सरसों की कीमत मिल जानी चाहिए थी, नहीं मिली। खाद के लिए, डीएपी के लिए लोगों को परेशान रहना पड़ा, और 2 करोड़ 1 करोड़ नौकरी वादा करने वाले लोग कोई नौकरी रोजगार नहीं दे पाए, बल्कि नौकरी रोजगार कम कर दिए कारखाने बेच करके, और इन्वेस्टमेंट के बहाने जनता को धोखा देना चाहते हैं। विदेश गए, यूरोप गए, अमेरिका गए, दुनिया के दूसरे देशों में घूम के आ रहे हैं, अब भारत के शहरों में घूम रहे हैं, और भारत के शहरों के बाद अब हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ, 6 साल पहले ये काम क्यों नहीं किया? अगर 6 साल पहले काम किया होता तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे आगे बढ़ता हुआ प्रदेश होता। अखिलेश जी आज उत्तराखंड में आए हैं, लेकिन उत्तराखंड में कई सारे भर्ती घोटाले, पेपर लीक मामले सामने आ रहे, एक पहचान सी बनती जा रही है इसमें। अच्छा, जितना छोटा स्टेट है उतना बड़ा घोटाला हो रहा है। पहले दिन से सदन का मैंने देखा, रिपोर्ट इंडिया टुडे में मैंने पढ़ी है, जो पहले यहाँ करके स्पीकर रहे, वहां से लेकर के जितने स्पीकर बने, उनके समय की जो नौकरियां मिली, अन्य विभागों में जो नौकरियां मिल रही हैं, जिस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं, मैं समझता हूं उत्तराखंड में नौकरियां कम, घोटाले ज्यादा हुए हैं, और नौकरी न देनी पड़े इसलिए पेपर लीक हो रहे हैं। अखिलेश जी 2024 को लेकर बड़ी गुपचुप और बड़ी मजबूत रणनीति आपकी बन रही है, ऐसी जानकारी है। उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है, और जैसा मैंने पहले कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार दिल्ली की सरकार को, 2 बार उत्तर प्रदेश की सरकार को बनाया है, और सबसे ज्यादा धोखा उत्तर प्रदेश की जनता को मिला है। तो ये थे हमारे साथ यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जिन्होंने बताया कि उत्तराखंड की पहचान आज भर्ती घोटाले प्रदेश के नाम से हो गई है, और यूपी में 2024 में एक अलग ही करिश्मा देखने को मिलेगा। हल्द्वानी से योगेश शर्मा, जनता टीवी। देहरादून में जिला विकास प्राधिकरण लगातार लाइमलाइट बटोर रहा है। अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मौजूदा शहरी विकास मंत्री में छिड़ी रार, अब विपक्ष भी इसमें कूद पड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा, कहा अगर लूटपाट के लिए प्राधिकरण का गठन होता है तो विरोध करेंगे, पर अगर व्यवस्थित शहरीकरण, अर्ध शहरीकरण के लिए अगर जिला प्राधिकरण का गठन होता है तो स्वागत भी किया जाएगा। आपको बता दें कि 2 साल पहले कांग्रेस के विरोध के चलते प्राधिकरण को भंग कर दिया गया था। उत्तरकाशी के बड़ोनी में बाड़ाहाट कूथोलू मेले में शनिवार को सांस्कृतिक शाम उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी के नाम रही। नेगी दा के गीतों को सुनने के लिए सैकड़ों की तादाद में लोग उत्तरकाशी पहुंचे। भीड़ इस कदर थी कि भीड़ को काबू कर पाना मुश्किल था। खासी कसरत प्रशासन को इस दौरान करनी पड़ी है। नेगी दा ने जैसे ही गाना शुरू किया, पंडाल के अंदर सभी दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। नरेंद्र सिंह नेगी के हिमवंत देश होला, चकुली फंसे तितली फंसे तू क्यों फंसे तरह के जो गीत हैं, इस पर दर्शक थिरकने को मजबूर हो गए। तो छठा देख पाएंगे आप सांस्कृतिक शाम की। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में भारत जोड़ो यात्रा सफल हुई है, उसी तर्ज पर अब उत्तराखंड कांग्रेस आगामी 26 जनवरी से प्रदेश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की आगाज करने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस के इस अभियान पर बीजेपी के मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार हाथ जोड़े हैं, चाहे वो हाथ जोड़े या कुछ भी करें, इससे कुछ भी साबित नहीं होने वाला। कांग्रेस पहले खुद अपने संगठन के अंदर ही हाथ जुड़वा ले तो वही कांग्रेस के लिए बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के अंदर ही गड़बड़ियां हैं, हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश को कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में डुबा दिया। उनकी एक बार नहीं अनेकों बार जनता के सामने हाथ उनको जोड़ने चाहिए। देखिए, जहां तक भारत जोड़ो यात्रा पूरे कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो चल रही है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, उसकी अपार सफलता के बाद
क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल रही। देश का जनमानस, युवा, महिलाएं और आम नागरिक भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित है और उससे जुड़ रहा है। इसी की सफलता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 26 जनवरी से लेकर के और 26 मार्च तक का दिया है, जो देश के प्रत्येक पोलिंग बूथ तक जाएगा, प्रत्येक ग्राम सभा तक भारत जोड़ो यात्रा जाएगी। देखिए, कांग्रेस चाहे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाले या उससे पहले उनकी और यात्राएं जो निकली हैं, कुछ भी फायदा उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जनता ने एक बार नहीं अनेकों बार जो उन्होंने देश को भ्रष्टाचार के आंकड़ में जो डुबोया, जो प्रदेश को भ्रष्टाचार के आंकड़ में जिन्होंने डुबोया, जो लूट खसोट उन्होंने प्रदेश और देश में की है, उसको जनता भूली नहीं है। वो चाहे हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाले, कुछ फायदा होने वाला उनको नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि उनको जनता से अगर नाक रगड़ो, जनता के चरणों में वो नाक भी रगड़ेंगे, तभी उनको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। हरिद्वार में भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई बड़े पहलवानों की ओर से मोर्चा खोल दिया गया, तो वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का काम कर रहा है। आज उत्तराखंड में युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर हरिद्वार में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से ब्रजभूषण शरण सिंह का पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि उन्हें पद से बर्खास्त करते हुए जेल भेजा जाए। तो वहीं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर सरकार इसी तरह खिलाड़ियों की अवहेलना करेगी तो युवा कांग्रेस संसद का घेराव भी करेगी। धरने पर हमारी मांगे यही है, जो ब्रजभूषण शरण सिंह है इनको बर्खास्त किया जाए और इनको जेल भेजा जाए। जो इनके दिमाग में गलत चीजें भरी हुई हैं, इनको निकाला। तो ऐसे जितने भी लोग हैं इनके भाजपा के, खाली यही नहीं ब्रजभूषण शरण सिंह, जितने भी लोग हैं उनको बर्खास्त किया जाए। सरकार से इतनी है, जिस तरह से केंद्र में बैठी सरकार जब कुश्ती में मेडल आते हैं तब तो छाती चौड़ी कर कुश्ती प्रेमियों के साथ खड़ी हो जाती है, लेकिन जब आज अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कुश्ती के सब धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि फेडरेशन के अध्यक्ष को बदला जाए, कोचेस को बदला जाए, जो महिलाओं का शोषण कर रहे हैं, यौन शोषण की शिकायतें आ रही हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का आरोप है। ऐसे में सरकार चुप्पी साधे बैठी है। रामनगर में बीते कल आरएसएस कार्यकर्ताओं ने बाल पथ संचलन खूब जोरों शोरों से निकाला। कार्यक्रम में स्वयंसेवकों ने खूब उत्साह दिखाया। कार्यक्रम के आयोजक स्वयंसेवक नवीन पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये कार्यक्रम बच्चों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए आयोजित किया गया था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पथ संचलन पूरे रामनगर शहर में निकाला गया और मुख्य वक्ता काशीपुर जिला प्रचारक सौरभ जोशी ने स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए संगठन के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी है। बच्चों में देशभक्ति का निर्माण और राष्ट्र भावना जागृत करने के लिए विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज बाल पथ संचलन का आयोजन कर रहा है। ये संदेश ये है कि जिससे बच्चे। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।